चलिए, good afternoon to all of you. I could see some more students today. कितने बच्चे ऐसे जो आज बहुत दिनों बाद क्लास आए हैं जिनका आज फर्स्ट डे है? वन। आप दोनों का फर्स्ट डे है। बाकी ये बच्चे उधर क्यों बैठे हैं? तुम लोग वैसे तो इधर बैठते हो ना? यहाँ तो बैठ ही नहीं रहे थे पहले, तो इधर ही बैठ रहे थे। चलो ठीक है। जिनका आज फर्स्ट डे है, हेलो बेटा, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आपको कॉमर्स की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पढ़ लोगे बेटा? वो मन ही मन सोच रही कहाँ फंस गई मैं। और ये पास वाले जितने दूसरे बैठे ना, ये सब इसलिए हंस रहे क्योंकि इनको भी यही डायलॉग मारा था मैंने डे वन पे। कॉमर्स की केमिस्ट्री पढ़ाता हूं मैं, कॉल्ड इकोनॉमिक्स। हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। पिक्चर में हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, विलन इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो अब आप पिक्चर के बीच में आते हो तो ऐसा लगता नहीं ये चल क्या रहा है। तो ऐसी फीलिंग आपको आज और कल आए तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि अब जो टॉपिक चालू होगा वो पुराने वाले से कनेक्टेड नहीं है, और पुराने वाले की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो तो टेंशन न लें, है ना? ठीक है, चलिए। तो अपन अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं। कल मैंने आपके साथ ये बात करी थी कि माइक्रो, मैक्रो, इंडक्टिव, डिडक्टिव, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, आर्ट, साइंस, ये 5 पेज तक की बात करी थी अपन ने, हाँ या ना? हेलो। ओके। अब सवाल उठता है कि हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा ये जान रहे थे कि इकोनॉमिक्स 2 शब्दों से जोड़ के बना है। कौन से 2 शब्द? ओक्यो और नोमिया। ओक्योनोमिया, यस और नो? और ओक्योनोमिया मतलब होता क्या है? इकोनॉमिक्स में अनलिमिटेड रिसोर्सेज को संभाल के बेनिफिट लेने की बात है, लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने की बात है। लिमिटेड और स्केर्स रिसोर्सेज का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने की कोशिश इकोनॉमिक्स कहलाती है। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए कौन सी 2 ब्रांचेज है? माइक्रो एंड मैक्रो। वेरी गुड। माइक्रो कौन से मेथड से चलती है? इंडक्टिव है, डिडक्टिव? हाँ, इंडक्टिव कौन सा होता है? पर्टिकुलर टू जनरल या जनरल टू पर्टिकुलर? अच्छा, और डिडक्टिव? डिडक्टिव इकोनॉमिक्स, डिडक्टिव मेथड काय में काम आता है, माइक्रो में या मैक्रो में? हाँ, अच्छा, वेरी गुड टू हियर। उसके बाद डिडक्टिव हो गया। हाँ, इकोनॉमिक्स को अगर अपन माइक्रो मैक्रो में बांटते हैं तो माइक्रो मैक्रो की डेफिनेशन बिल्कुल फिक्स्ड है या देखने के एंगल से चेंज हो जाती है? आज जो आपके लिए मैक्रो हो सकता है वो किसी और के लिए माइक्रो हो सकता है। जैसे आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच गई, उनके लिए मैक्रो। और एमआई भी कल पहुंच गई है, एमआई के लिए तो रेगुलर बात है। बेटा आरसीबी कहाँ है? आरसीबी वाले, हाँ, संभल के रहना, बहुत मारते हैं एमआई वाले, बहुत। हाँ भाई, बात एमआई की हो रही, सीएसके पे कहाँ जा रहा है तू? देखो, एक बात बता देता हूं, हम तो बाहर हो गए ठीक है, तुम जीत पाओगे कि नहीं 18 साल में ये देख लो अब। अच्छा, मतलब तुम्हारी हालत पाकिस्तान जैसी है। वर्ल्ड कप हारे ना हारे, जीते ना जीते, कोई मतलब इंडिया को हरा दिया तो वर्ल्ड कप से बड़ा है। तो बस 18 साल से यही करो तुम, दिल्ली जीतो, कप मत जीतो, चाय कॉफी कैसे पियोगे जीवन में फिर? कप तो है ही नहीं। आरसीबी वाले चाय कॉफी पी नहीं पाते क्योंकि कप तो है ही नहीं उनके पास। ठीक, अब बहुत मजा आने वाला है। और मैं पक्के से कह रहा हूं, एमआई से ध्यान रखना बस। एमआई में सब एक से बढ़कर है और गेम चेंजर है, मैं बता रहा हूं। 5-5 है उसमें, एक भी चल जाए गेम बदल लेता है पूरा। अभी देखो, शर्मा जी अभी तक खेले नहीं है फ्लो में, और अब शर्मा जी उठाएंगे बल्ला बिल्कुल हनुमान की गदा जैसे।
हाँ मतलब मेरे को वही खुद का है, एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा, आरसीबी रिकॉर्ड बनाएगा 18 साल से दिल जीतने का। चलो चलो देखते, तुम भी यहीं मैं भी यहीं। तो फिर आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच गई, आरसीबी वालों के लिए मैक्रो, एमआई वालों के लिए हर बार का है हमारा, घर की बात है। 5 हो गई हैं, 6 जितने होंगे सबके लिए एक एक, अगले 5 साल में 11 इकट्ठी करके लिए पूरी टीम के लिए ट्रॉफी है हमारे। खैर, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर स्टार्टिंग, तो माइक्रो माइक्रो की डेफिनेशन फिक्स होगी या पर्सन टू पर्सन चेंज होगी बेटा? करेक्ट, इतनी बात हम किए थे, मैंने कल आपको 3-4 पेजेस पढ़ने को बोले थे, क्या बेटा आप लोगों ने वो पेजेस पढ़े? पेजेस पढ़ने पर आपको इंग्लिश में कुछ लाइनें अजीब लगना चाहिए, ऐसा मेरे को मानना है। बहुत सारी अजीब नहीं लगनी चाहिए, पर कुछ तो अजीब लगना चाहिए जिससे लगेगा भाई ये इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, पढ़ना पड़ेगा, ऐसी फील आना चाहिए। आई थी क्या? बस, तो वो फीलर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये पहले पेज पर कुछ पूछना चाहेंगे मेरे बच्चे? कोई सी भी लाइन, कोई सा भी वर्ड, कोई सा भी फ्रेज। जनरली पता है क्या होता है, स्कूल में जब पढ़ाई होती है तो बच्चों को जब टीचर बोलते हैं ना बेटा ये घर से पढ़ के आना, तो बच्चा क्या मानता है, मतलब ध्यान नहीं देना है, छोड़ो, जनरली। बट मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं, पर आप बताइए मेरे को, इसमें कहीं कोई डाउट आपको? हम्म। फर्स्ट पेज पे एनीथिंग यू वांट टू आस्क या क्लियर है? हेनरी स्मिथ की डेफिनेशन, बिल्कुल। हेनरी स्मिथ बड़ा आदमी है, इकोनॉमिस्ट है, और नीचे जेकब वाइनर है, दोनों बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इनकी डेफिनेशंस अपने को समझनी भी पड़ेंगी। तो डेफिनेशन ये कहती है इनकी कि साहब सोसाइटी अपने रिसोर्सेज, हाउ द सोसाइटी विल अलोकेट द रिसोर्सेज, ध्यान से पढ़ो देखो मेरे साथ। हाउ इन सिविलाइज सोसाइटी वन ऑब्टेन्स द शेयर ऑफ व्हाट अदर पीपल हैव प्रोड्यूस्ड एंड हाउ द टोटल प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी चेंजेस एंड इज डिटरमाइंड, मतलब सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को कैसे प्रोड्यूस करा है, हाउ द टोटल प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी चेंजेस एंड इज डिटरमाइंड, बराबर। ये हेनरी स्मिथ कहते हैं। अब नीचे आरक्षण कोटे में पास हुए जेकब वाइनर साहब हैं, जेकब वाइनर साहब की डेफिनेशन देख के आपको लगेगा ये देखो आरक्षण बेनिफिट से इनने इकोनॉमिस्ट बने, देखो आप इतनी महान डेफिनेशन लिखी उन्होंने, देखो क्या लिखा है वहां पे, पढ़ो जरा जोर से। वाह वाह, इनके लिए तो ऐसे वो स्लो क्लैप्स होना चाहिए। आप और मैं भी इकोनॉमिस्ट बनते हैं अभी। व्हाट इज, व्हाट डज अ फैन, व्हाट इज अ फैन, फैन इज व्हाट फैन डज। व्हाट इज अ मोबाइल, मोबाइल इज व्हाट मोबाइल डज। अब ये कोई डेफिनेशन हुई? हाँ, सी इज व्हाट सी डज, ये क्या बात हो गई? ये जो डेफिनेशन लिखी है, ऐसी एक आपने ना 12th में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी होगी, मनी डेफिनेशन। व्हाट इज मनी, मनी इज व्हाट मनी डज। वाह 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 वाह। यही सीखना है हम 15 साल मेहनत करके। हाँ, ये क्यों आए हैं, बोल तो रहा हूँ आरक्षण कोटे में पास हुए हैं। मैं भी सोच रहा हूँ क्यों आए हैं, इसीलिए तो। अगले पेज पे आइए, अगले पेज पे जनरली बच्चे थर्ड पैराग्राफ जरूर पूछते हैं। यहाँ एक वर्ड है डिकोटॉमी, डिकोटॉमी वर्ड का मतलब होता है डिवीजन, डैश मार के। हाँ, एनाटॉमी नहीं, डिकोटॉमी मतलब डिवीजन। तो आप ऐसा चाहो तो वहां पे से डैश करके डिवीजन। अब ये आप और मैं समझते कि माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्यों
ये आप और मैं समझते हैं कि माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के एंगल से, एनालिसिस के एंगल से अलग अलग है, लेकिन सीधे करने में कोई दिक्कत, मतलब आप भी और मैं भी जानते हैं दोनों बिल्कुल आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक से दूसरा चलता है, दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्पीट नहीं करते। इसी में फोर्थ पैराग्राफ पे भी जब बच्चे नीचे आते हैं तो उनको डाउट आता है, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू टर्म्स एज वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। बच्चों को ये भी नहीं समझता, बोले वाटर टाइट कंपार्टमेंट क्या होगा। हाँ, मतलब किसी भी चीज को इतना डिवाइड कर लो कि पानी भी इधर से उधर ना जाए, मतलब बिल्कुल परफेक्टली अलग अलग करना। बट क्या माइक्रो मैक्रो को ऐसा हम परफेक्टली अलग कर सकते हैं या वो आपस में घुले मिले रहेंगे? वो यही समझाना चाहते हो कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डू डिवीजन ऑफ माइक्रो मैक्रो इनटू वाटर टाइट कंपार्टमेंट। उसके बाद माइक्रो मैक्रो का टेबल आपने पढ़ा सबने ध्यान से? सेकंड नंबर पॉइंट में बच्चे जनरली डाउट में आते हैं, आप मेरे सामने सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे जरा? ये दादा पढ़ लिया? कोई डाउट? ये क्लियर है? हाँ? सच्ची में क्लियर है? डाउट है? क्या डाउट है बेटा, पूछो। समझ में नहीं आया? पार्शियल इक्विलिब्रियम एक तो, और मैकेनिज्म ऑफ अलोकेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज, और उधर जनरल इक्विलिब्रियम, और यहाँ पार्शियल इक्विलिब्रियम मैंने अंडरलाइन करा है, मतलब आपको लग रहा है हाँ कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा इसलिए सर ने कर रखा है, यही पूछ लो। स्मार्ट वे, स्मार्ट वे। अच्छा, तो इधर से एक मुस्कान मैडम का क्वेश्चन है, सर हमें इको के अलग से नोट्स बनाने हैं। नहीं बेटा, आपके पास भी एक किताब आएगी, किताब में आप ध्यान से देखोगे बेटा, दोनों साइड थोड़ी थोड़ी जगह खाली छोड़ी गई है, वहीं पे आपकी नोटिंग हो जाएगी। आपको इकोनॉमिक्स की अलग से कोई कॉपी बनाने की जरूरत, आपका साथी रहेगी मेरी बुक प्लस मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, और इधर आपकी बुक रहेगी, आपको अलग से कोई किताब बनाने की जरूरत नहीं है। इज दैट ओके मुस्कान? बना ली तो दो तीन पन्ने फाड़ के दूसरे सब्जेक्ट में यूज कर लो। कितनी मोटी किताब बनाई है, इतनी मोटी या पतली वाली? 200 पेज की? संभाल के रख ले, मैक्रो में काम दिलवा दूंगा उस पर। मैक्रो में कोई ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ से ज्यादा यहाँ पर दूसरी मेहनत करनी होगी। अपन एमसीक्यू बेस्ड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बेटा, अपने को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी, कॉन्सेप्ट तेज करने हैं अपने को। हाँ जी।
हम्म सुनो, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से। सर मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जब हम यहाँ पे बात करते हैं, इसका ये मतलब है कि आपके हाथ में जो भी रिसोर्सेज उनको हम किस किस जगह पे अलोकेट करते हो। अब ये पार्शियल इक्विलिब्रियम बोल रहा है। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी की चिंता नहीं करता, एक प्रोड्यूसर, एक सेलर, एक बायर, एक कस्टमर। जैसे बेटा मैं अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट में आया और मुझे मेरे बायर्स मिल गए, मैं फुर्सत हो गया। अब इसका इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है इसका टेंशन मैं नहीं ले रहा, पार्शियल इक्विलिब्रियम। पर जब मैं बेटा मैक्रो पढ़ता हूँ तो मैक्रो में मैं देखता हूँ सबको बराबर सब कुछ मिला कि नहीं मिला, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मैच हुई कि नहीं हुई, होता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैक्रो सबको साथ लेके चलेगा, जनरल इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में आएगा। और माइक्रो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को डील करेगा तो पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब इसमें एक रिलेटिव प्राइस और एब्सोल्यूट प्राइस वर्ड भी है लास्ट लाइन दोनों में, देखो वो मैंने मार्क नहीं करा था पर इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्राइस एंड एब्सोल्यूट प्राइस, इसका क्या मतलब होता है? रिलेटिव प्राइस मतलब जब मैं किसी को किसी दूसरे के टर्म्स में समझाता हूं। मतलब अगर मैं बोलूं आपसे ये फोन कितने का, अगर मैं बोलता हूँ ये 10,000 रुपीज का, तो ये एब्सोल्यूट प्राइस है इन टर्म्स ऑफ मनी। ये फोन कितने का, सर ये फोन 2 घड़ी के बराबर, रिलेटिव प्राइसेस। जब मैं किसी एक चीज का दाम किसी और चीज के यूनिट्स के रूप में समझाऊं वो रिलेटिव प्राइसेस, और जब मैं किसी चीज को डायरेक्टली मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करूं तो वो एब्सोल्यूट प्राइसेस। ठीक है बेटा। के पेज नंबर 3 में कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई तकलीफ, कहीं कोई प्रॉब्लम? क्या कर रहा है बेट? बजाया जा रहा है बेंच इस पे, इस पेज 3 पे कहीं कोई दिक्कत? आपको मैंने, हाँ इसमें पेज नंबर 4 पर कुछ बच्चे पूछते हैं ये प्रैग्मेटिक क्या होता है। सर हमने तो लोड लिया नहीं, अब आप ही बोल रहे हो तो आप ही समझा दो। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल, लिख दो। आपको वो नहीं मिला क्या, वो बुकलेट आरंभ करके पूरा एक? कहाँ है? बैग कहाँ है? वाह, क्लास में ही वजूद बिखर गया 2 दिन के अंदर अंदर आते। बैग कहाँ, हम कहाँ, टॉपिक कहाँ? ले भाई निकाल उसको। माल करते हो यार पांडे जी। प्रैग्मेटिक मीन्स प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक को डैश करके प्रैक्टिकल। और फिर एक वो वर्ड बोलता है इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए बहुत सारे डिसिप्लिन पढ़ाने पड़ेंगे साथ में। मैं आपसे अकाउंट्स की बात भी करूंगा, लॉ की बात भी करूंगा, थोड़ी थोड़ी जहां जहां पे रेलेवेंट है। पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने मेरे को। बट जब आप स्टैटिस्टिक्स भी यूज करते हो, अब आज इकोनॉमिक्स में डेटा यूज करूंगा तो डेटा कहाँ से आएगा? स्टैटिस्टिक्स से आएगा। मार्केट की स्टडी, लॉ की सिचुएशन, ये सब साथ में पढ़ना पड़ता है अपने को इकोनॉमिक्स को सही ढंग से समझने के लिए। बोलो मेरे बच्चे, क्लियर? हेलो, हाँ या ना? ठीक है। और कुछ पूछना है इसमें? क्वेश्चंस ट्राई करे थे तुम लोगों ने? नहीं? कितने ईमानदार बच्चे हो। नहीं करे ट्राई सर, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ नहीं करे तो नहीं करे, उसमें क्या है? हाँ बोलो ना। हाइपोथेसिस, कल्पना, बेसिस। वो आप इंडक्टिव डिडक्टिव की स्टेप्स पूछ रहे होगे। वो मैं इंटेंशनली अभी रोक रहा हूँ, थोड़े क्वेश्चन करोगे फिर वापस आऊंगा इंडक्टिव डिडक्टिव पे, क्योंकि इसकी लाइन है। मैं मान ही नहीं सकता कि पहली बार में घर पे बच्चे को समझ में आ जाए। ये जितने बैठे हुए ना चुपचाप, ये पढ़ के ही नहीं आया, मैं आपको बता रहा हूँ। ये शर्म के मारे हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं। कसम है इनको इनके अटेम्प्ट की, और लड़कियों को उनके बालों की, और लड़कों को इनके फेवरेट कांटेक्ट की। सच सच बोलो सर हम नहीं पढ़ के आए हैं। अब उठे हाथ। क्योंकि सच्ची बताऊं, जो तो क्वेश्चन तुमने पूछा ना ये स्टेप्स का, ये कंपलसरी क्वेश्चन हर बैच में आता है।
इन्होंने पढ़ा ही नहीं है तो क्या होता है, नो स्टडी नो प्रॉब्लम, मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। आपको मैं फिर से बता दूं, आपने सीए ज्वाइन कर लिया है, सीए का मतलब कंप्लीट ऐश नहीं है, कंप्लीट आराम नहीं है, ध्यान रखना। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो मात्र 4.5 लाख है 75 साल के आजाद देश के इतिहास में। उतने ही बने टोटल सीए जितने हर साल इंजीनियर बनते हैं। हर साल 4.5 लाख इंजीनियर बनते हैं पूरे इंडिया में, और तुम टोटल 4.5 लाख हो अभी तक, तो कुछ तो है। तो एक बात समझो, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं तुम वो करने आए हो, तो तुम्हें मेहनत वो लगेगी जो अच्छे अच्छे नहीं कर पाते। मैं वो बनना चाहता हूं जो बहुत लोग नहीं बन पाते, मुझे एफर्ट और मेहनत भी वो करनी पड़ेगी जो बहुत लोग नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं, आप सब बच्चे अभी क्लासेस चालू हुई हैं, आप लोग स्टार्ट ले रहे हो, मेरे को या आपको थोड़ा इंटेंसिटी समझाना जरूरी है कि भाई वी आर हियर फॉर समथिंग रियली सीरियस। रियली सीरियस का ये मतलब नहीं सिंसियर हो अरे बाप रे बर्बाद हो क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुस्कुराते मुस्कुराते भी पढ़ना है, मस्ती भी करना है, बट हमें हमारी बेसिक सिंसियरिटी से कॉम्प्रोमाइज। आपको ऐसा लगे ना यार बोरिंग है, एक बार सिर्फ बाहर किसी की भी इंस्टाग्राम रील देखने की जरूरत नहीं है तुमको, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार अपनी मम्मी को देख लेना और अपने पिताजी को देख लेना। तुम्हारी एज 17 साल है एवरेज, अगर तुम छोटे बच्चे हो घर के तो मम्मा को शादी के 20-22 साल हो गए होंगे, और अगर तुम बड़े बच्चे हो तो मम्मा को 18-19 साल हुए होंगे शादी के हुए। जनरली आफ्टर 2-3 years ऑफ मैरिज यू जनरली हैव अ किड। तुमने जब से होश संभाला है, तुम्हारी मम्मी तो नहीं बोल रही मैं रोज सुबह इनको उठा के बोर हो गई, मैं रोज सुबह चाय बना के बोर हो गई, दिन में खाना बना के बोर हो गई, शाम को खाना बना के बोर हो गई, इनके कपड़े अवेयर के बोर हो गई, इनका बैग इकट्ठा करते बोर हो गई, इनको एग्जाम कराते बोर हो गई, इरिटेटिंग रिश्तेदारों को झेलते हुए बोर हो गई। हुई क्या मम्मी बोर? बच्चों के पापा का बिजनेस है या पापा कहीं जॉब पे जाते हैं, दोनों। जितों का बिजनेस है मैं बताऊं, अगर उनका स्टोर या ऑफिस या दुकान है तो बुखार भी होगा ना तो थोड़ा लेट जाएंगे पर जाएंगे। एम्प्लॉय तो फोन करके बोल देता है, मैसेज डाल देता है पेट दुख रहा है मैं नहीं आऊंगा। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, गर्मी हो, लू हो, कुछ भी हो, वो आदमी जाके बैठेगा वहां पे। बाकी किसी को क्या देखना, वो सिंसियरिटी और कमिटमेंट घर में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। बट हाँ, माँ आप थोड़ी ना ऐसे रील बनाती है तुम्हारे लिए, पिताजी थोड़ी ना रील बनाते तुमको मोटिवेट करने के लिए, तो सामने साक्षात खड़े हैं। कितनी बार तुम इतनी दिवाली निकाल ली तुमने, 17 दिवाली देख चुके हो कि सबसे आखिरी में पिताजी पुराने कपड़ों में ही खुद को खुश समझते हैं। सबसे पहले तुम्हारी ड्रेस आती है, फिर मम्मी की आती है और फिर उनकी आती है। मम्मी सबसे ज्यादा खुश होती है अपनी बेटियों को अपनी साड़ी निकाल के देने में, जा बेटा तू ये पहन के जा। वो सिंसियरिटी डेडिकेशन हम जैसों से क्या मांग रहे हो आप? मोटिवेशन तो वो है कमिटमेंट का, आपको सीखना चाहिए। बच्चों के पापा खेती बाड़ी कर रहे होंगे, खेती से कनेक्टेड होंगे, सुबह 4 बजे उठ के मोटर चलाने जाते हैं, पता है वो लोग, क्योंकि बिजली नहीं आती बाकी दिन भर। उस मोमेंट पे तो मतलब आपकी तो स्लीप शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। वो तो सुबह उठेंगे, टॉर्च लेंगे, बाइक पे बैठेंगे, जाके करके आएंगे मोटर चालू। तो यार, लोगों ने इतना एफर्ट करा है, को यहाँ भेजा है, तो तुम ध्यान दो यार अब। का काम है सुविधा देना, खर्च करना, वसूलना किसका काम है? आप लोगों का। वसूलो ना बेटा, हम पढ़ाने को तैयार हैं, आप पढ़ने आए हो तो जरूरी तो है ना। क्योंकि मैं किसी भी बच्चे से उठा के पूछ लूं
रात के 3 बजे भी नींद में से। तू अल्टीमेटली चाहता क्या है? अरे यार सर, उनको बंगला गाड़ी कार दिला के, वाला घर दिला के मस्त ऐश करवाना है मम्मी पापा को। ये तुम सबके बिहाफ पे बोल सकता हूँ, तुम में से किसी को भी आतंकवादी बनने का कोई शौक नहीं है। बम फोड़ दूंगा, इसको मार दूंगा, वो कर दूंगा। यहाँ आदमी इसी में दुखी है, लास्ट सीन करके छोड़ के बैठी है, आधे घंटे से जवाब ही नहीं दे रही है। हमारा तो टेंशन ही ये वाले हैं। तो यार जब अपने को करना है तो लगेगा। मैं बताऊँ क्या, हार्डवर्क है ना, बहुत बोरिंग होता है। हाँ जी, जितने मेरे बच्चे आरसीबी आरसीबी करते हैं वो विराट कोहली के कारण के साथ जुड़े हुए, और विराट कोहली एज अ प्लेयर मैं बहुत कद्र करता हूँ उसकी। क्या सिंसेरिटी है, क्या कमिटमेंट है बंदे का, क्या डेडिकेशन है। अभी बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे नहीं खेल पाया वो, अच्छा, फिर दिल्ली की रणजी ट्रॉफी में गया वो। आपको पता है रणजी ट्रॉफी में सुबह आने का टाइम कितने बजे था? 9 बजे का था। 9:30 मैच चालू होता है। वो कितने बजे आया था? वो द विराट कोहली है, कितने बजे आया होगा? वो सुबह 6:45 पे वहां था। कितने? 6:45 से 8:45 तक उसने अपना जिम रूटीन, हार्डवर्क और जो भी करना था वो किया। 9 बजे वो टीम रूम में जाके बैठ गया। 9:15 तक सबको आना था, 9:30 पे गेम चालू होता है। क्या आपको लगता है द विराट कोहली को आने की जरूरत थी वहां पे इतनी पहले? शाम को 5:30 बजे गेम खत्म हो गया, 6 बजे सब निकल गए, ये भाई साहब 7:30 बजे गए, फिर 1.5 घंटा अपना रूटीन कंप्लीट किया। आप उसको एक स्ट्रेट शॉट मारते देखते हो और वाह वाह करते हो, भाई क्या खेलता है यार। एक स्ट्रेट शॉट के लिए उसने नेट प्रैक्टिस में कितने शॉट मारे होंगे? यस और नो? आपको मालूम है लसित मलिंगा करके एक प्लेयर था श्रीलंका का, तो घुंघराले बाल, यॉर्कर किंग। मैं ना क्रिकेट बहुत पसंद करता हूँ तो मेरे को क्रिकेट के एग्जाम्पल थोड़े ज्यादा याद रहते हैं। वो लसित मलिंगा ना यॉर्कर किंग है, वो ऐसी यॉर्कर डालता था कि अच्छे अच्छे नहीं खेल पाते थे। वो पता है क्या करता था? नॉर्मल प्रैक्टिस, नेट्स खत्म हो गए, बैट्समैन चले गए, एक जोड़ी जूते लेता था खाली, एक जोड़ी जूते वो स्टंप के आगे जाके रख देता था, और 100 100 200 बॉल डालता था, एक के बाद एक निशाना रहता था जूते, कि मेरे को बैट्समैन को टारगेट करके यॉर्कर डालनी है। कौन देख रहा है अकेला उसको? कोई नहीं। किसने बोला उसको? किसी ने नहीं। क्यों कर रहा है? पागल है क्या? जुनून है। तो वैसे जुनून का लेवल हमको चाहिए रहेगा हमारी पढ़ाई में। क्या सब बच्चे दूसरे शहरों से भी आए हैं, कितने बच्चे बाहर से आए हैं शहर के। आप सब बच्चों के लिए एक नया चैलेंज होता है, नया नया हॉस्टल, नए लोग, अजीबो गरीब खाना। अभी तो हम सेटल ही नहीं हो पा रहे हैं सर, समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सब होगा। इन सब के बीच में आपको ये याद रखना है, आप इस शहर में 6 7 घंटे की क्लास के लिए बाकी 17 घंटे रुके हो। 6 7 घंटे जो हम टीचर्स मिलके पढ़ाएंगे उसके लिए आप 17 घंटे हो इस शहर में। तो आपको ये खुद पे देखना पड़ेगा कि बाकी का समय मैं ऐसा यूज करूं कि मैं बराबर आगे जा पाऊं। तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा, नए शहर में आए हो, शहर बड़ा है, स्टाइलिश है, ग्लैमरस है, मॉल है, माहौल है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, खान पान है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसा होता है ना, कौन ही देख रहा है, कौन ही क्या कर रहा है, मैं कुछ भी खाऊं, मैं कुछ भी पहनूं, मैं किससे भी बात करूं। सर इतना डायरेक्ट नहीं बोलते सर। मैं डायरेक्ट 45 का तो डाउनलोड नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत सारी चीजें आएंगी। रात 11 बजे बाद घर में फोन नहीं उठाते थे, यहाँ 1 बजे चैट हो रही है।
जो चीजें हम डाउनलोड नहीं करते थे यहाँ उठा उठा के देख रहे हैं। अरे यार ये तो सीधे सीधे सारी पोल पट्टी खोल रहा है यार। इन सब चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो हमको तो फीस मिल जाएगी। 6 महीने बाद आप अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाओगे, यार मेरे में इतना भी नहीं दम था क्या यार, मैं ये नहीं कर पाया। और अगर 12वीं में आपको पता है कि मैं आप अंदर अंदर सबको पता रहता कि 12वीं में आदमी पढ़ता ही दिसंबर के बाद है, पूरा साल भर कोई मेहनत नहीं करता, दिसंबर जनवरी फरवरी मेहनत करी और रिजल्ट आ गया 80 के आसपास, तो अपन जानते हैं अंदर भाई अब आ गया भाई, ये तो यहाँ पे नहीं होगा भैया, ये मेहनत लगेगी। अच्छा मेरी आप सबसे विनती है बेटा, ध्यान देना इन चीजों पे। भटकना बहुत आसान है और ध्यान लगा के मेहनत करना बहुत मुश्किल है। फिर चाहे वो ड्रेस पहननी हो जो घर वाले नहीं पहन सकते थे घर वालों के साथ, फिर चाहे वो भोजन खाना हो, फिर चाहे वो जो ड्रिंक पीनी हो, फिर चाहे वो कुछ ऐसा करना हो जो बहुत अरमान पाल के बैठे हो, अब ध्यान दिखाऊंगा मैं जी के जिंदगी। अभी भी उन्हीं के पैसों से जी रहे हो जिन्होंने भरोसा करके तुमको भेजा है। ये आपको ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं। जनरली हर बैच के बच्चों को ये समझाता हूँ, ऐसा आप अकेले नहीं हो। मोबाइल फोन के अंदर जो 1.5-2 GB का डेटा पर डे मिलता है वो तुम्हारा चरस अफीम गांजा से खतरनाक नशा है। ने अगर उसको हैंडल कर लिया तो तुम जीत जाओगे। तो ड्रग्स लेना खतरनाक होता है शरीर के लिए, ये मेंटल ड्रग है। सर घंटों निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा ऐसे ऐसे करते हुए। करेक्ट, ऐसा मत होने देना। इसके लिए एक छोटा सा उपाय भी बता देता हूं कैसे करना है। आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में अलार्म और रिमाइंडर होते हैं, नहीं होते? होते हैं। वो अलार्म और रिमाइंडर सब जने अपने अपना फोन निकालो, और आप जनरली कितने 3-4 बजे छूटोगे क्लासेस से? 4, 4 से निकलोगे तो 4:30 आप घर पहुंचोगे, 5 बजे तक घर पहुंचोगे। 1 घंटा कुछ नहीं पढ़ने का घर जाके, 6 बजे तक आराम। आराम का मतलब रील देखना नहीं होता है। बैठो शांति से, चाय पियो, घर वालों से बात करो। हॉस्टल में हो तो ऐसे ही बैठ जाओ, मैं तो बैठते सो जाओ 1 घंटा। और सर वो होता कहा, मैं सोने जाता हूँ ना 1 घंटा, वो लग जाते 4 घंटे, नींद खुलती 9 बजे। ये शुरू के 2-3 दिन होगा क्योंकि हमारी बॉडी को आदत नहीं है, तो 2-3 दिन में बॉडी क्लॉक सेट हो जाता है। आप 1 घंटा करो रेस्ट, उसके बाद पढ़ने बैठो। हाँ, 6 बजे पढ़ने बैठो, 7-8 बजे तक पढ़ा अपन ने। 8:30 बजे के आसपास जनरली डिनर टाइम होता है, 8:30-9। उसके पहले एक मैसेज रिमाइंडर के तौर पे आना चाहिए मोबाइल स्क्रीन पे, और उसमें लिखा होना चाहिए, डिड आई जस्टिफाई माई डे। क्या बोला? डिड आई जस्टिफाई माई डे, अर्थात क्या मैंने आज का दिन सही निकाला। इंग्लिश हिंदी जैसा आपको लिखना है लिख सकते हो। ये 8:30 बजे क्यों? आमतौर पर हम 11-11:30 बजे सोते हैं, मतलब 8:30 खाना खाने का तो आपके पास 2-2.25 घंटे और रहेंगे। तो अगर आज आपने दिन में टाइम पास मारा, रील देखी, तो 8 बजे आपको एक रिमाइंडर आ जाएगा अपने आप से, क्या मैंने आज का दिन सही निकाला है? नहीं तो अभी भी 2-2.5 घंटे हैं हमारे पास, तो देखें और उसमें पढ़ें। एक बात समझना, तो टीचर्स यहाँ पर 6 घंटे में पढ़ा रहे हैं आपको, अगर आपने सेम डे जाके घर पे पढ़ा 2 से 3 घंटे में रिवाइज हो जाता है। कोई चीज एक दिन छोड़ के पढ़ोगे 4 घंटे लगेंगे, 3 दिन बाद पढ़ोगे नया पढ़ रहे हो भूल जाओगे। तो अपन करते क्या है, अपन आज अरे छोड़ना है तो घूमने चलते हैं, जाओ घूमने, किसी दिन घूमने भी जा सकते हो, लेकिन अपने आप का हिसाब किताब तो रखो। ना खर्चा करके माँ बाप से मेहनत करवा के यहाँ पहुंचे हो, अपने समय का अपने एफर्ट का हिसाब नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा।
थोड़े दिन बाद पता है क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट जब फ्लो में चालू हो जाएंगे ना सारे, रोज सब में होमवर्क मिलेगा। और ऐसे में अगर आपका छूट गया 2-3 दिन, तो पलट के देखोगे तो दिखेगा बहुत सारा पेंडिंग है। फिर आदमी बोलता है ये करूं क्या करूं, सबसे बढ़िया सो जाओ। पर अपन आंख बंद करके सो जाए उससे होमवर्क थोड़ी ना होने वाला है। पास किसको होना है? आपको। मेहनत किसको करनी है? आपको। फीस किसको मिलेगी? हमको। एफर्ट हम करेंगे, वसूलेगा कौन? थोड़ा सा अपने आप को ये तैयार करो। तो 7-8 बजे का ये एक डिनर टाइम जनरली 8 साढ़े 8 ही होता है ना तुम लोग का? 8:30-9 मतलब डिनर के पहले मैसेज आ जाना चाहिए अपने फोन पे। 10 में से 3 दिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम कहीं बिजी हो, मैसेज आया, तुमने डिसमिस कर दिया मैसेज, चलेगा। पर दिखे तो सही, आपको कोई पूछे तो सही कि तू सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मोबाइल में एक फोकस मोड होता है, कितनों को नहीं पता है कि मोबाइल में फोकस मोड होता है? हाँ, कोई बेशरम बनने का नहीं होता तो नहीं होता। फोकस मोड बहुत प्यारी चीज है। फोकस मोड ये डिसाइड करवा देता है कि कौन सी ऐप चालू रखनी, कौन सी बंद। तो तुम जब पढ़ने बैठे हो, सिर्फ कॉल चालू रखो, इंस्टाग्राम वगैरह सब बंद कर दो, नोटिफिकेशंस बंद कर दो। इंस्टाग्राम पे तो कोई मोदी जी तुमसे नहीं पूछने वाले कि बेटा पाकिस्तान पे मिसाइल फेंकू कि नहीं फेंकू, न्यूक्लियर रिएक्टर बम फोड़ना दबाऊं कि नहीं दबाऊं। विराट कोहली तुमको फोन करने नहीं वाला है, संन्यास लूं कि नहीं ली भैया। करेक्ट ना? सर घर के 4-5 नंबर होते जो इमरजेंसी के लिए चालू रहना चाहिए, बाकी सब आप साइलेंट कर सकते हो। फोकस मोड को एक्सप्लोर करो सारे बच्चे, वो आपका साथी बन जाएगा और आपको मोबाइल में बहुत हेल्प करेगा। नहीं तो मोबाइल बहुत परेशान करता है सबको। कृपया करके, क्योंकि एग्जाम में मोबाइल फोन सबमिट नहीं कर सकते, आपको मेहनत ही करनी है। करेक्ट? देखो, सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ के तुम पास नहीं होने वाले हो, तो अपना पूरा दिन मैनेज करना पड़ेगा। एक प्रोफेशनल अप्रोच में स्कूल की पढ़ाई में ये डिफरेंस है। इट इज नॉट अबाउट 100 मीटर रेस की जोश में दौड़ गए एक दिन और बात खत्म। 6 महीने लगातार करना है। अभी तो गर्मी है, फिर बरसात आएगी, सितंबर में जब एग्जाम देने जाओगे त्योहार चालू हो जाएंगे पूरे देश के। राखी, जन्माष्टमी, शीतला सप्तमी, श्राद्ध, सावन सोमवार, सब होगा। गणपति जी आ जाएंगे सितंबर में, श्राद्ध पूजन होंगे। तो आने वाले समय में आप बिजी होते जाओगे, इसलिए आपको अपने आप को डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, नहीं तो तकलीफ होगी मेरे बच्चे। ठीक है? हेलो? क्या हो गया? आज से क्या? हाँ, व्हाट्सएप मत डिलीट करो। व्हाट्सएप पे रीजन बता रहा हूँ, वो टेलीग्राम में टेलीग्राम रखना, टेलीग्राम में तो नोट्स वोट्स भी आएंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे। व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ बेटा, टेलीग्राम पे आप डाउनलोड करते होगे पिक्चर है, मैं तो मेरे टेलीग्राम पे तो इतनी चीज आती है, मैं तो देखता नहीं। मैं तो सिर्फ गिनती के 4 ग्रुप देखता हूँ, तो मेरे को क्लास में नोटिस वोटिस देना रहता है उसके। देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, आप है ना जिस पर्टिकुलर चैनल से वो आ रहा है, वो चैनल को ही ब्लॉक कर दो ना यार। चैनल ब्लॉक कर दो, चैनल डिलीट कर दो, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। आप एक लास्ट चीज, उसके बाद फिर आज की बात क्लोज कर देंगे। 50,000 लोगों से भरे हुए स्टेडियम में कितना शोर होता है वो आप समझ सकते हो। मैं तो लाइव मैचेस देखे, बिल्कुल कान फाड़ू शोर रहता है। ऐसे में बैट्समैन लोगों को देख के जोश में आएगा तो अच्छा खेलेगा या आउट हो जाएगा? बिल्कुल आउट हो जाएगा, क्योंकि गलत शॉट खेलेगा वो। उसको इतने शोर के बीच में बॉलर पे ध्यान देना है कि उसके हाथ से बॉल ऐसे छूट रही है, कैसे छूट रही है, वो इन स्विंग होगी, आउट स्विंग होगी। और वो ये नहीं सोचता है कि हे भगवान ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। उसको पता है ये अगली बॉल ढंग से खेलनी है। जब कोई 50,000 के शोर में इतना कंसंट्रेट कर सकता है, तो तुम और मैं तो कर ही सकते हैं। करेक्ट? तो सिर्फ सीए बनने के लिए एग्जाम नहीं होती है, आपको अप्रोच सुधारनी पड़ती है खुद की। तो आज ये छोटी सी जो एक पॉइंट थी, सिर्फ एक पॉइंट बची है, वो किसी और दिन मैं आपको बता दूंगा, हाउ टू डिसाइड बिटवीन अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। अदरवाइज मेरी तरफ से ये वाला ज्ञान खत्म। ठीक है ना? अपनी बातचीत आगे इकोनॉमिक्स पे अपन कल बढ़ाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और इस पे। और आपसे फिर रिक्वेस्ट है,
इंडक्टिव डिडक्टिव पढ़ना, उसमें डाउट आएगा, और पीछे के 36 क्वेश्चन ट्राई करके आना। ओके, थैंक यू।